नमस्ते। एड्यूवर्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे किरदार की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते बल्कि शासन करने के मायने ही बदल दिए। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन की घटनाओं का एक कच्चा चिट्ठा पेश करते हैं, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ क्या हुआ ये जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। उस सोच को पकड़ना है जिसने एक जागीरदार के बेटे को छत्रपति बनाया और हिंदवी स्वराज के विचार को हकीकत में बदला। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं उनके जन्म से। स्रोत में ही एक दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग 19 फरवरी 1630 की तारीख जानते हैं, जो शिवनेरी किले में उनके जन्म की तारीख मानी जाती है। लेकिन कुछ दूसरे स्रोत 1627 भी बताते हैं। उनके पिता शाहजी राजे भोसले, जो खुद दक्कन सल्तनत के एक बड़े और प्रभावशाली सेनापति थे, उस वक्त काफी उथल-पुथल से गुजर रहे थे। और यहीं से उनकी परवरिश की कहानी शुरू होती है, जिसमें दो ध्रुव साफ दिखते हैं। एक तरफ थी उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उनके अंदर एक नैतिक बल भरा। अच्छा। रामायण और महाभारत के जरिए उन्होंने सिखाया कि न्याय के लिए लड़ना और अन्याय के सामने न झुकना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ही वो नींव रखी कि गुलामी कभी कभी भी स्वीकार्य नहीं होती। तो जीजाबाई ने तो वैचारिक और नैतिक नींव रखी, लेकिन एक साम्राज्य चलाने के लिए सिर्फ आदर्श काफी नहीं होते। उस जमीनी हकीकत, कूटनीति और प्रशासन की कला कहाँ से सीख रहे थे? वो दूसरा ध्रुव थे उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव। उन्होंने शिवाजी को वो व्यावहारिक ज्ञान दिया जो किताबों में नहीं मिलता। युद्ध की कला, घोड़े की पीठ पर घंटों बिताना और सबसे जरूरी प्रशासन की बारीकियां। जैसे कि एक राजस्व प्रणाली कैसे काम करती है, जमीन का लेखा जोखा कैसे रखा जाता है। तो ये संस्कारों और जमीनी हकीकत का एक ऐसा मिश्रण था जिसने एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल प्रशासक को भी तैयार किया। और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ सिर्फ 15-16 साल की उम्र में उन्होंने रायरेश्वर मंदिर में अपने कुछ साथियों के साथ एक शपथ ली, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। जब हम ये शब्द सुनते हैं हिंदवी स्वराज्य, तो इसका असल में मतलब क्या था? क्या ये एक धार्मिक राज्य की परिकल्पना थी? देखिए, स्रोत के अनुसार इसका मतलब सिर्फ एक हिंदू राज्य नहीं था। इसका असल मतलब था अपना राज या स्वशासन। अच्छा। एक ऐसा शासन जो किसी बाहरी ताकत, चाहे वो बीजापुर की आदिल शाही हो या दिल्ली के मुगल, के अधीन ना हो। ये एक राजनैतिक संप्रभुता का विचार था, जहां फैसले जमीन के लोग लेंगे, बाहर का कोई सुल्तान या बादशाह नहीं। ये उस दौर के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। उस वक्त जब हर कोई बड़ी बड़ी सेनाएं जोड़कर मैदानी लड़ाइयां लड़ रहा था, शिवाजी किलों पर ध्यान दे रहे थे। स्रोत कहता है, जिसका किला उसका राज्य। ये तो शतरंज के खेल जैसा है, पहले चुपचाप बोर्ड पर कब्जा करो। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये एक पूरी सोच थी। सल्तनतों और मुगलों की भारी भरकम धीमी सेनाओं के खिलाफ ये असम्मित युद्ध का एक बेहतरीन उदाहरण था। मतलब शिवाजी ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, कम संसाधन, को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। गति और स्थानीय भूगोल का गहरा ज्ञान। 1646-47 में तोरणा और कुंडाना जैसे किलों को जीतना इसी सोच का नतीजा था। और तोरणा में तो उन्हें खजाना भी मिला, जिससे उन्होंने रायगढ़ के किले की नींव रखी। मतलब एक जीत से मिले संसाधन को तुरंत भविष्य के निवेश में लगा देना, इससे पता चलता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। बिल्कुल, और यही बढ़ती ताकत बीजापुर के आदिल शाह की आंखों में चुभने लगी। तब उसने अपने सबसे खूंखार और घमंडी सेनापति अफजल खान को भेजा। ये शिवाजी के जीवन का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। अफजल खान ने आते ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्रोत बताते हैं कि उसने रास्ते में कई मंदिरों को तोड़ा ताकि शिवाजी गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे और खुली लड़ाई के लिए मैदान में आ जाएं। सही। लेकिन शिवाजी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लड़ाई का मैदान खुद चुना। प्रतापगढ़ का घना जंगल, जहां अफजल खान की विशाल सेना किसी काम की नहीं थी। उन्होंने कूटनीति से खान को अकेले मिलने के लिए राजी किया। ये दिमागी लड़ाई की पहली जीत थी। और फिर वो मुलाकात हुई 10 नवंबर 1659 को। कहा जाता है कि खान ने गले मिलने के बहाने अपनी कटार से शिवाजी की पीठ पर वार किया। हाँ, लेकिन शिवाजी पूरी तैयारी में थे। उन्हें अंदाजा था कि धोखा हो सकता है। उन्होंने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच यानी चिलखत पहना हुआ था। अच्छा। जैसे ही खान ने हमला किया, शिवाजी ने अपने हाथ में छुपे वाघ नख से उसका पेट फाड़ दिया।
ये सुनने में जितना क्रूर लगता है उतना ही रणनीतिक भी है। मतलब उन्होंने सिर्फ बहादुरी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि पूरी तैयारी की, दुश्मन की साइकोलॉजी को समझा और धोखे का जवाब देने के लिए पहले से तैयार थे। इसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने दक्कन से लेकर दिल्ली तक ये संदेश भेज दिया कि मराठा शक्ति को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। और ये संदेश सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंचा। अब मुगलों से सीधी टक्कर शुरू हुई। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1 लाख की फौज के साथ भेजा। उसने पूना पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के बचपन के घर लाल महल में अपना डेरा डाल दिया। हाँ, और यहाँ शिवाजी ने जो किया वो आज की भाषा में एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। 5 अप्रैल 1663 की रात, रमजान का महीना था। उन्होंने अपने 400 चुने हुए लोगों के साथ एक बारात के वेश में पुणे में प्रवेश किया और आधी रात को सीधे लाल महल में शाइस्ता खान के कमरे पर धावा बोल दिया। ये दुस्साहस की हद थी। 1 लाख सैनिकों के बीचों बीच जाकर उनके सेनापति पर हमला करना। खान अंधेरे में खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन शिवाजी की तलवार के वार से उसकी 3 उंगलियां कट गईं। कल्पना कीजिए औरंगजेब का चेहरा जब उसने दिल्ली में सुना होगा कि उसका मामा 1 लाख की सेना लेकर पुणे में एक बारात से पिटकर अपनी उंगलियां कटवा कर वापस आया है। ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, ये जबरदस्त बेइज्जती थी। बिल्कुल। इस अपमान का बदला लेने के लिए और शिवाजी की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उन्होंने 1664 में मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत पर हमला किया। हाँ, इसका मकसद सिर्फ लूट नहीं था, ये आर्थिक युद्ध था। औरंगजेब को ये दिखाना था कि उसका कोई भी खजाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इस हमले में आम नागरिकों, चर्चों या मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। निशाना सिर्फ मुगल खजाना था। इन सब घटनाओं से बौखलाए औरंगजेब ने अब अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने अपने सबसे काबिल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। इसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जो शिवाजी के लिए एक बड़ा झटका था। ये एक बहुत कठिन दौर था। जयसिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी था। उसने शिवाजी को हर तरफ से घेर लिया था। अपने लोगों को और नुकसान से बचाने के लिए शिवाजी को ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। उन्हें अपने जीते हुए 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये एक रणनीतिक समझौता था, लड़ाई को कुछ समय के लिए टालना और दोबारा ताकत इकट्ठा करने का मौका हासिल करना। और इसी संधि के तहत उन्हें 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन वहां से उनका निकल भागना तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। कई महीनों की नजरबंदी के बाद बीमार होने का नाटक करना, फिर ठीक होने पर दान के लिए मिठाइयाँ और फलों की टोकरियां भेजने की इजाजत लेना, और एक दिन उन्हीं टोकरियों में बैठकर अपने बेटे संभाजी के साथ फरार हो जाना। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ युद्ध के मैदान के ही नहीं बल्कि दिमागी लड़ाइयों के भी माहिर थे। मुगलों और सल्तनतों की नजर में वैधता हासिल करने के लिए एक भव्य राजाभिषेक जरूरी था। यहीं से रायगढ़ की कहानी शुरू होती है। सही पकड़ा आपने। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये हिंदवी स्वराज की औपचारिक घोषणा थी। काशी के विद्वान गागा भट्ट ने इसे संपन्न कराया, जिससे उनके शासन को धार्मिक और सामाजिक वैधता मिली। उन्होंने राज्याभिषेक शक नाम से अपना कैलेंडर और होन नाम का सोने का सिक्का भी जारी किया। ये सब एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की निशानियां थीं। तो राजा बनने के बाद असली चुनौती शुरू हुई होगी। इस स्वराज को चलाना कैसे? सिर्फ किलों को जीतना काफी नहीं था। यहीं पर उनके अष्टप्रधान मंडल का जिक्र आता है। ये आखिर था क्या? क्या ये आज के कैबिनेट जैसा कुछ था? बिल्कुल। आप इसे 350 साल पुराना कैबिनेट सिस्टम समझ सकते हैं, और ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं था, सब योग्यता पर आधारित था। इसे हम 3-4 हिस्सों में समझ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले कोर टीम, पेशवा यानी प्रधानमंत्री जो पूरे प्रशासन का प्रमुख था, और अम्मत्य यानी वित्त मंत्री जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह आय व्यय का हिसाब रखता था। यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, ये तो आज की सरकारों जैसा ही है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उनके पास एक वाक्यनवीस भी था जो गृह मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ दोनों का काम देखता था। ये दिखाता है कि अंदरूनी सुरक्षा और सूचना उनके लिए कितनी जरूरी थी। और एक सुमंत था यानी विदेश मंत्री जो उस दौर की जियोपॉलिटिक्स को संभालता था। फिर आते हैं प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी, सचिव, जो शाही पत्राचार देखते थे,
पंडित राव धार्मिक मामलों के लिए और न्यायाधीश न्याय व्यवस्था के लिए। और सेना? उसके लिए 8वें मंत्री थे सेनापति। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा फर्क था। शिवाजी ने एक स्थायी और वेतन पाने वाली सेना बनाई। उनके सैनिक किसी जागीरदार के प्रति नहीं, बल्कि सीधे राज्य और छत्रपति के प्रति वफादार थे। सही है। यह व्यवस्था सामंती ढांचे पर एक सीधी चोट थी और यह सुनिश्चित करती थी कि सेना पर सिर्फ राजा का नियंत्रण हो। ये अष्टप्रधान मंडल इस बात का सबूत है कि शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन स्टेट्समैन थे। प्रशासन के अलावा उनके युद्ध करने का तरीका भी अनोखा था, जिसे गनीमी कावा कहा गया। इसे सिर्फ छापामार युद्ध कहना पूरी कहानी नहीं बताता। बिल्कुल नहीं। गनीमी कावा दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का तरीका था। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल सेना लेकर सह्याद्री के अनजान पहाड़ी इलाके में हैं और दुश्मन बिजली की तरह कहीं से भी हमला करके गायब हो जाता है। आपकी सप्लाई लाइन काट दी जाती है। हाँ, आप भूखे प्यासे हैं और हर वक्त हमले का डर है। यह दुश्मन का मनोबल तोड़ने की रणनीति थी, जो कम संसाधनों में भी बहुत कारगर थी। और शायद उनका सबसे दूरदर्शी कदम था एक नौसेना की नींव रखना। जमीन के इस बादशाह को समंदर की ताकत का अंदाजा कैसे हुआ? उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली, अंग्रेज और जंजीरा के सिद्दी जैसी समुद्री ताकतें असल खतरा हैं। कोंकण तट को सुरक्षित रखे बिना स्वराज अधूरा था। सही। इसलिए उन्होंने न सिर्फ अपनी नौसेना बनाई, बल्कि सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले भी बनवाए। उन्होंने गुराब और गलबत जैसे छोटे और तेज जहाज बनवाए, जो तटीय लड़ाई के लिए एकदम सटीक थे। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने दक्षिण भारत तक अभियान चलाया और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में उनका निधन हो गया। जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो क्या पाते हैं? उनकी विरासत कई परतों में है। एक, उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अगली सदी में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना। 2, उन्होंने सुशासन का एक ऐसा मॉडल दिया जो आज भी प्रासंगिक है। हाँ। 3, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक होने के बावजूद उनका शासन धर्मनिरपेक्ष था। उनकी सेना में दौलत खान जैसे नौसेना प्रमुख और मदारी मेहतर जैसे कई मुस्लिम सैनिक और सरदार थे। वे कुरान और मस्जिदों का भी उतना ही सम्मान करते थे। स्रोत में नारी सम्मान पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और ये उस दौर में एक असाधारण बात थी। उनके राज्य में युद्ध के दौरान किसी भी महिला, चाहे वो दुश्मन पक्ष की ही क्यों न हो, को बंदी बनाना या उसका अपमान करना एक अक्षम्य अपराध था। अच्छा। पकड़ी गई महिलाओं को भी पूरे सम्मान के साथ उनके घर वापस भेजा जाता था। ये उनके चरित्र की महानता को दिखाता है। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। एक योद्धा, एक प्रशासक, एक समाज सुधारक और एक दूरदर्शी, जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक विचार की स्थापना की। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था, अष्टप्रधान मंडल, पूरी तरह से योग्यता पर आधारित थी, वंशवाद पर नहीं। आज के आधुनिक शासन के संदर्भ में उनके लगभग 350 साल पुराने इस मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं, जहां जवाबदेही और काबिलियत ही सबसे बड़े मापदंड थे।